नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य। देखिए यूपी पीईटी के सिलेबस में मराठा साम्राज्य दिया हुआ है अलग से, तो इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो पहले देखेंगे शिवाजी, क्योंकि शिवाजी जो है मराठा साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस मराठा साम्राज्य को हम लोग 2 क्लासेस में कवर करेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम लोग शिवाजी के बारे में और मराठा साम्राज्य की जो शासन प्रणाली थी उसके बारे में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे उत्तराधिकारी और पेशवा। ठीक है, 2 क्लासेस में इसको कवर करेंगे, वरना क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ था। अगर ठीक से डेट की बात करें तो 19 फरवरी को 1627 को शिवाजी का जन्म हुआ था। देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज, आपने नाम सुना होगा, लेकिन छत्रपति एक उपाधि थी। जैसे कि मुगल बादशाह में बादशाह की उपाधि, सुल्तान, महाराजा, सम्राट, ठीक है, इस तरीके के छत्रपति जो है वो राजा की एक उपाधि हुआ करती थी। जन्म कब हुआ था? 1627 में पूना के निकट एक सिवनेर के दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई, दादा का नाम मालोजी भोसले और संरक्षक का नाम था दादाजी कोंडदेव। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन दोस्तों ये होता है कि संरक्षक का जो नाम है वो दादा का भी नाम जान लेते हैं, तो क्योंकि दादाजी लिखा, तो दादाजी एक नाम था। ये कोई मतलब ये नहीं था कि दादाजी उनके आगे नाम लगा दो, ये नहीं था। दादाजी का नाम था मालोजी भोसले, बहुत कम लोग जानते हैं। और संरक्षक का नाम था दादाजी कोंडदेव। ठीक है, दादाजी कोंडदेव संरक्षक का नाम था। अब देखिए जो इनके पिता है ना, पिताजी ये अपना परिवार छोड़ देते हैं, ये दूसरी लड़की से या दूसरी कन्या से शादी कर लेते हैं और जागीर के रूप में पूना जो है ये इनको, जो शिवाजी हैं, इनको जागीर के रूप में मिलता है और ये चले जाते हैं बीजापुर के शासक के यहाँ नौकरी करने। ठीक है, तो यानी जो पालन पोषण है, देख रेख है, वो किसके हिसाब से होती है? जीजाबाई, इनकी जो माता है जीजाबाई, इनके हिसाब से होती है। ठीक है, तो 1643 ईस्वी में पिता की जागीर पुना के प्रशासक के रूप में इसने जो है शिवाजी ने कार्य शुरू किया। देखिए जब ये पूना की जागीर मिली थी तो यहाँ देखिए इनकी सोच क्या थी? एक स्वराज की स्थापना करना, मतलब एक अपना खुद का साम्राज्य स्थापना करना, क्योंकि मुगल साम्राज्य बढ़ता चला आ रहा था और ये इनको रोकना चाहते थे शिवाजी, और उनकी सोच बहुत बड़ी थी। इसलिए इन्होंने क्या किया कि जो ये मावल प्रदेश के कुछ वीर थे उनको इकट्ठा किया और एक बहुत बढ़िया सेना बनाई। भाई देखिए कोई भी अपनी अगर सुरक्षा करना है तो सेना का गठन तो आपको करना ही पड़ेगा। सेना का गठन किया और इसके बाद क्या किया कि पूना इनकी जागीरी है, जो सबसे पहले सर्वप्रथम पूना जागीरी को इन्होंने जो है सुरक्षित किया। क्योंकि देखिए जहाँ पर आप रहने वाले हैं पहले उसको तो सुरक्षित करें, तब तो जाके कहीं और देखेंगे, है ना। तो ये जो सेना बनाने के बाद क्या किया, जो पूना की जागीर थी पहले उसको सुरक्षित किया। फिर देखिए शिवाजी ने शासन कार्य जो है वो शुरू किया है 1647 में, और अपने जीवन काल में शिवाजी ने 240 किलों का निर्माण करवाया था। और सर्वप्रथम शिवाजी ने 1646 में तोरण पर अधिकार किया। तोरण सबसे पहले कहाँ अधिकार किया? तोरण पर अधिकार किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए शिवाजी द्वारा जीते गए कुछ दुर्ग के नाम है, जैसे तोरण, कोंडाना, पुरंदर, मरुमगढ़, जाम्बली, प्रतापगढ़, जुन्नार। ठीक है, ये सब जो है शिवाजी द्वारा जीते गए कुछ किले थे। अब शिवाजी ने 1659 में अफजल खां की हत्या की। देखिए हुआ क्या था मैं बताऊं आपको। ये जब बीजापुर पे आक्रमण कर रहे थे तो बीजापुर का एक शासक था अली आदिल शाह द्वितीय, उसका सेनापति था अफजल खां। तो अफजल खां को भेजा गया था इस संघर्ष को दबाने के लिए। कांटे की टक्कर हो रही थी, शिवाजी भी मजबूत थे और अफजल खां भी काफ़ी मजबूत हट्टा कट्टा आदमी था। और इन दोनों के बीच क्या हुआ कि जब देखा कि कोई भी युद्ध जीतने वाला एक नहीं है, मतलब दोनों तरफ जो है कह सकते हैं कि मामला टक्कर का फंस रहा है। जब कभी भी युद्ध में मामला टक्कर का होता था तो वहाँ पे संधि होने की बात होती थी। तो यहाँ पर भी कुछ समझौते की बात की गई, लेकिन दोनों के मन में खोट था। अफजल खां सोच रहा था कि मैं शिवाजी को मार दूँ धोखे से, और शिवाजी सोच रहे थे कि मैं अफजल खां को मार दूँ धोखे से। तो ये लोग आपस में गले मिलते हैं, ठीक है, एक समझौते तौर के। तो शिवाजी के हाथ में एक छोटी सी क्या बोलते हैं चाकू वगैरह होती है, तो उसके द्वारा जो है अफजल खां के शरीर पे जो है वार करता है और अफजल खां की हत्या हो जाती है। जिसमें ये जो कूटनीति है, ये जो षड्यंत्र है, इसमें सफल हुए थे शिवाजी। तो अफजल खां की हत्या की जाती है। बीजापुर के शासक जो है अली आदिल शाह द्वितीय के सेनापति था अफजल खां। ठीक है, अब फिर आती है बात मुगल सेनापति शाइस्ता खां के बारे में। 1660 से 1663 तक जो है ये मुगलों से संघर्ष कर रहे थे। तो मुगलों के सेनापति थे एक शाइस्ता खां। ठीक है, सेनापति कह लें या सूबेदार कह लें दक्कन का। तो
इनकी भी बारी आती है, लेकिन ये भाग जाते हैं। देखिए होता क्या है कि शिवाजी जो है वो छापामार युद्ध या गोरिल्ला युद्ध की प्रणाली को अच्छे से इस्तेमाल करते थे। मतलब क्या हुआ कि अचानक से आए, मार पीट के चले गए, और वो सोचने का मौका भी नहीं देते थे कि कहाँ से आए और कहाँ चले गए। ये समस्या थी इन लोगों के साथ, तो जान नहीं पाते थे। इसलिए छापामार युद्ध बड़ा खतरनाक युद्ध था। गुफाओं वगैरह में रहते थे, गुफाओं से निकले, मारा पीटा, फिर गुफा के अंदर चले गए। ठीक है, कोई भी मतलब नियम कानून नहीं, किसी भी टाइम आके मार पीट के चले जाते थे। शाइस्ता खां भाग के जाते हैं औरंगजेब के पास। शाइस्ता खां जो है औरंगजेब का मामा होता है, लेकिन औरंगजेब से बहुत डांट खाते हैं। बंगाल का सूबेदार नियुक्त करते हैं, दक्कन से इनको हटा लिया जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि सूरत की लूट होती है। सूरत में अच्छी खासी लूट मचाते हैं 1664 में। देखो क्या लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ये 1664 लिखो यहाँ पर, 1664 में। अब वहाँ पर क्या होता है कि जो दक्कन है, दक्कन में किसको लाया जाता है? राजा जयसिंह को। ये आमेर का राजा होता है। आमेर राजा भाई भारमल की पुत्री जो, जिससे अकबर का विवाह होता था, तो विवाह हुआ था। वैसे ही ये जो मिर्जा राजा जयसिंह, इनको नियुक्त करते हैं दक्कन में, और शिवाजी के साथ संघर्ष के लिए कहते हैं। फिर यहाँ पर शिवाजी चालाकी दिखाते हैं। शिवाजी जब टक्कर का मुकाबला नहीं कर पा रहे होते हैं, तब ये संधि होती है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि होती है, ये सन आपको याद रखना है, 1665 में पुरंदर की संधि होती है। और इस संधि के अंतर्गत बहुत सारी चीजें, शर्तें रखी जाती हैं। जैसे कुछ हुआ क्या? जैसे देखो, ये जो पुरंदर की संधि, इसमें क्या किया गया, जो शिवाजी हैं इनके पास जीते हुए 35 किले हैं। जिस 35 किले में क्या हुआ कि जो 23 किले हैं वो दिए जाएंगे मुगलों को, और जो 12 किले हैं ये रखे जाएंगे शिवाजी के पास। अब जब 23 किले ये जो देख रहे हैं आप, इसमें बहुत ज़्यादा इनकम होती थी। 4 लाख हुंड के हिसाब से नापते थे, हुंड के हिसाब से 4 लाख हुंड इसकी इनकम थी, और 1 लाख हुंड, ये 12 जो किले थे इनसे इनकम थी। तो जो ज़्यादा इनकम वाले थे उनको मुगलों ने अपने पास रख लिया, लेकिन ये शर्त माननी पड़ी। क्यों? क्योंकि भैया शक्तिशाली ज़्यादा है मुगल, और इनको ये शिवाजी अपना दिमाग चला रहे हैं कि अभी दब जाओ, कुछ दिन बाद फिर से हम लोग जब शक्तिशाली हो जाएंगे तो इन सब चीज़ों को वापस ले लेंगे, और ऐसा होता भी है। ठीक है, और दूसरी शर्त ये थी, जो शिवाजी हैं, शिवाजी को निजी उपस्थिति के मामले में बरी किया गया। मतलब औरंगजेब के दरबार में आपको इससे कहीं भी आप जा रहे हैं, कुछ भी काम करने, तो उससे पहले आपको औरंगजेब के दरबार में जाना होगा, हाजिरी देनी होगी। तो इसके लिए इस चीज़ को, इस काम के लिए इनको बरी किया गया। और जो इनका लड़का था संभाजी को क्या हुआ कि 5000 मनसब देने की बात की गई। 5000 मनसब देने की बात की गई। और तीसरी शर्त ये रखी गई कि देखिए, बीजापुर के विरुद्ध जो मुगलों का संघर्ष है, उसमें मुगलों का जो मराठा है वो साथ देंगे। ये भी बात मान ली गई भाई, ये बात भी इनकी मान ली गई। और अगर ये बीजापुर के क्षेत्र को जीतते हैं, जैसे कि शिवाजी जो है बीजापुर के क्षेत्र को जीतते हैं, तो बीजापुर के जीते हुए क्षेत्र अपने पास रखें, लेकिन वहाँ से वहाँ का जो कर है वो मुगलों को दें। ये भी बात मान ली इन्होंने। ये सब बात मानने के बाद क्या हुआ कि जो राजा जय सिंह है, इन लोगों के बीच में कुछ याराना हुआ, दोस्ती हुई। तो इन्होंने कहा कि आइए हमारे दरबार में आइए, औरंगजेब के दरबार में आइए, देखिए कितना अच्छा हमारा शासक है और कितना दानवीर है, कितना मतलब अच्छा व्यवहार है। तो ये आगरा गए। तो ये अगर ये पूछे कि जो शिवाजी की आगरा यात्रा कब हुई थी, 1666 में जो है आगरा यात्रा होती है शिवाजी की। थोड़ा सा साफ कर दिया जाए इसको। देखिए, आगरा यात्रा की 1666 में। देखिए, तब उस समय मुगलों की जो राजधानी हुआ करती थी वो शाहजहानाबाद, पुरानी दिल्ली में हुआ करती थी। शाहजहानाबाद को बसाया था शाहजहां ने, लेकिन आगरा में दरबार लगाया गया था, क्योंकि आगरा भी तो पुरानी राजधानी थी, वहाँ से भी शासन होता था। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा दरबार लगाया गया था, जिसमें जो है जो राजा जय सिंह हैं, ये जो हैं शिवाजी को इनवाइट करते हैं, और शिवाजी के साथ उनका पुत्र एक संभाजी भी आते हैं। ये सोचते हैं कि हमारी बड़ा इज्जत होगी, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि इनको ध्यान भी, औरंगजेब जो है बहुत बड़ा दिल्ली का शासक, मतलब पूरे बहुत बड़े क्षेत्र का शासक है, और वो ध्यान भी नहीं देता है कि ये कोई शासक भी यही शिवाजी हैं। मतलब इंप्रेशन जमा नहीं पाते शिवाजी, और जो मामूली सरदार होते हैं उनके साथ इनको बिठाया जाता है, जिससे ये नाराज़ होते हैं, काफ़ी हंगामा करते हैं। तो जो संभाजी और शिवाजी को ये क्या करते हैं, तो ये जो जयसिंह है, राजा जयसिंह के जो बेटा है रामा सिंह के निवास होता है एक जयपुर में। तो उस जयपुर के किले में इनको कैद कर लिया जाता है, क्योंकि औरंगजेब नाराज़ हो जाता है कि ये कौन है, हंगामा कर रहा है। तो राजा जय सिंह का जो एक पुत्र है, ठीक है, राम सिंह का एक निवास है जयपुर महल में,
वहाँ पर इनको नज़रबंद कर दिया जाता है। ठीक है, वहाँ पर इनको नज़रबंद कर दिया जाता है। फिर ये क्या करते हैं, अपनी कूटनीति अपने दिमाग से बाहर आ भी जाते हैं। बाहर आने के बाद ये क्या कहते हैं कि हम भाई औरंगजेब की अधीनता पूरी तरीके से स्वीकार करते हैं, हम मुगलों के अधीन काम करेंगे। ठीक है, गलती वगैरह ऐसा कुछ, ये कूटनीति है। ठीक है, इसके बाद क्या करता है कि औरंगजेब खुश होकर शिवाजी को राजा की उपाधि देते हैं। औरंगजेब जो है राजा की उपाधि शिवाजी को देते हैं। अब देखिए यहाँ पर औरंगजेब, अब यहाँ पर जो शिवाजी है ये शांत है। ठीक है, ये कुछ सीख रहे हैं, कुछ अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं। फिर 1670 में पुरंदर की जो संधि होती है उसका पहली बार उल्लंघन किया जाता है, और जो अपने जो 23 किले थे जिनको मुगलों को दे दिया गया था उनको वापस ले लेते हैं। और 23 किले जो थे, 23 किले में इसी समय जो है सन 1670 में ही क्या हुआ है कि प्रसिद्ध कोंडाना का जो किला है वो उसे जीत लिया जाता है। ठीक है, उसे जीत लिया जाता है। और आपने नाम सुना होगा तानाजी का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, जो यहाँ पर इस किले को जीतने में वीर गति प्राप्त करते हैं। और इसी जो है उपलक्ष्य में ये जो कोंडाना जो एक किला होता है इसका नाम दिया जाता है सिंहगढ़ इसका नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है 1670 की जो है प्रसिद्ध, अब यहाँ पर देखिए लिखा भी है कोंडाना का किला जीता गया था। ठीक है, जिसका जो है नाम बदल कर क्या कर दिया गया था, सिंहगढ़। और ये कोंडाना का जो किला है इसको जीतने में सहयोग किया था तानाजी ने, और तानाजी की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। फिर सूरत की दूसरी लूट होती है 1670 में। बहुत ही जल्दी वाला अटैक होता है ये 1670 में, बहुत ही जल्दी वाला अटैक होता है। और तब मुगल के सेनापति कौन कौन थे, जैसे कि मुअज्जब जो औरंगजेब का लड़का होता है, और राजा जसवंत सिंह हैं, और दिलेर खां हैं, बहादुर खां हैं, ये सब कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं इनका। ठीक है, अब आता है इनका राज्याभिषेक। अब ये कराते हैं जल्दी में राज्याभिषेक, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ जीत लिया है। तो शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ है, 6 जून 1674 को इनका राज्याभिषेक हुआ है। कहाँ हुआ है, रायगढ़ में। और एक पंडित को बुलाया जाता है जो काशी या बनारस के पंडित हैं, जिसका नाम है विश्वेश्वर गंगभट्ट। इन्होंने इसका जो शिवाजी का जो है राज्याभिषेक किया है। और कुछ दिन बाद जो है इनका तांत्रिक विधि से भी इनका जो है राज्याभिषेक होता है। और जीजाबाई जो हैं वो ये राज्याभिषेक होने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये सब करने के बाद शिवाजी का जो है 3 अप्रैल 1680 में 53 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो जाता है शिवाजी का। ठीक है, तो शिवाजी के बारे में आपको इतनी बातें याद रखनी है। पुरंदर की जो संधि है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 1665 में पुरंदर की संधि होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए शिवाजी की जो शासन व्यवस्था है वो कैसी है। तो अष्टप्रधान आपने सुना होगा, तो अष्टप्रधान कौन कौन से, देखिए पेशवा, सर-ए-नौबत, अमात्य, वाक्यानवीस, चिटनीस, दबीर अथवा सुमंत, सदर अथवा पंडित राव, न्यायाधीश। अब देखिए पेशवा जो है ना, तो पेशवा कौन था, पेशवा प्रधानमंत्री। पेशवा जो है आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री। देखिए इसका वेतन था 15,000, प्रधानमंत्री का वेतन था 15,000। और सर-ए-नौबत कौन था, ये सेनापति था, इसको आप सेनापति कह सकते हैं। सर-ए-नौबत का नाम क्या था, सेनापति था। और अमात्य या क्या कह सकते हैं इसको, मजमुआदार। ठीक है, मजमुआदार जो एक राजस्व अधिकारी था ये। और वाक्यानवीस क्या था, ये सूचना या गुप्तचर जो है संधि विग्रह करने वाला था, या आप इसको कह सकते हैं कानून व्यवस्था वाला भी ये था, कानून व्यवस्था भी संभालता था ये वाक्यानवीस। ये देखिए आपसे क्वेश्चन बनेगा कि सर-ए-नौबत कौन था, वाक्यानवीस कौन था। ठीक है, अब देखिए चिटनीस कौन था, ये राजकीय पत्रों को पढ़ने वाला था। जो राजकीय जो पत्र हुआ करते थे उसको ये पढ़ने वाला था व्यक्ति, जिसको बोलते थे चिटनीस। ठीक है, दबीर अथवा सुमंत कौन था, ये एक धार्मिक विभाग था। ठीक है, विदेश मंत्री था ये विदेश मंत्री था। जो सदर अथवा पंडित हैं ये धार्मिक या दान वाला थे, ये धार्मिक और दान के विभाग के ये प्रमुख थे, सदर अथवा पंडित राव। और न्यायाधीश तो आप समझ गए होंगे, न्याय के देने का काम करते थे न्यायाधीश। आगे देखते हैं, प्रांतीय शासन देखिए इनका बटा हुआ कैसा था। इनका स्वराज 4 प्रांतों में बटा था। उत्तरी प्रांत कहाँ था, सूरत से पूना तक का था। और केंद्रीय प्रांत था समुद्र तटीय प्रदेश कोंकण के क्षेत्र था। और दक्षिणी पूर्वी प्रांत था कोल्हापुर से सतारा, बेलगांव।
और दक्षिणी प्रांत कर्नाटक में जिंजी के आसपास का क्षेत्र था। ठीक है, और देखिए राजस्व के बारे में देखिए बात करते हैं तो देखिए भूमिकर, चौथ, सरदेश। भूमिकर ज़्यादा नहीं था, 1/3 यानी तीसरा उपज का तीसरा हिस्सा या 33%। चौथ क्या होता था, जो ये किले जीतते थे या उनसे ये कहते थे कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे और अपनी आय का बस हमें 1/4 हिस्सा में कर के रूप में दो। तो ये हमको ये कहा गया चौथ। सरदेशमुखी भी एक तरीके से जो है वो टैक्स था, जो 1/10वां भाग का कह सकते हैं। तो ये राजस्व के रूप में हम लोग जानेंगे राजस्व के। तो भूमिकर, चौथ और सरदेशमुखी ये मराठा साम्राज्य के शिवाजी के समय में ये कर थे। आगे देखते हैं सैन्य व्यवस्था। देखिए सैन्य व्यवस्था, घुड़सवार भी थे, पैदल सैनिक भी थे और जल सेना भी थी। देखिए घुड़सवार जो थे, घुड़सवार 2 प्रकार के थे, 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक का नाम था पागा, पागा इसको बोलते थे या बारगिर बोलते थे। ये क्या थे? ये स्थायी थे, ये स्थायी थे और इनको एक मतलब इनको राजकीय भी बोल सकते थे। ये स्थायी थे, इनको वेतन मिलता था नगद के रूप में। देखिए जागीर के रूप में इनको वेतन नहीं मिलता था। और जो सेना के लोग होते थे उनको वंशानुगत नहीं था, एक योग्यता के आधार पे था, वंशानुगत नहीं था मराठा साम्राज्य में। ये पागा एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या होगा, इसको बोलते हैं सिलेहदार। ये क्या है? सिलेहदार। अब सिलेदार कौन था? ये अस्थायी, मतलब जब इनकी जब जरूरत पड़ती थी तब इनकी भर्ती होती थी। संविदा समझ लो, संविदा सिलेदार, कि इनका परमानेंट नहीं था, हालांकि वेतन इनको भी मिलता था। ठीक है, लेकिन जो पागा या बागीर थे इनको परमानेंट वेतन मिलता था। ये मतलब तरीके से कहें कि पूरी रूप से सरकारी नौकरी वाले थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक सेना थी पैदल सैनिक, इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे पाइक, इसको पाइक भी बोलते थे, तो पाइक भी याद रखने का। और जल सेना भी इनके पास थी। ठीक है, तो ये आपका आज की जो क्लास है ये यहाँ पे पूरी होती है। बहुत लंबा वीडियो नहीं बना, मुझे पता है कि ज़्यादा लंबा बनाने से फ़ायदा भी नहीं है। अगली क्लास हम लोग कल करेंगे।